कल अपन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के दो प्रमुख बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से नंबर 1 था जनसंख्या का अध्ययन और उसकी प्रमुख विशेषताएं, और दूसरा था वातावरणीय समायोजन। अतः आज आगे अपन मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें से अगले के बारे में अध्ययन करेंगे। जो चौथा प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है वो है संसाधन उपयोग और संसाधनों का नियोजन उपयोग। इस शब्द से ही अपन लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए तथा उसका नियोजन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। अर्थात मानव को अपने विकास के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ही जरूरी है। तो संसाधनों की अनुकूलता व संसाधनों की उपलब्धता और उसके साथ साथ उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेगा, नियोजन तरीकों से उपयोग नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका विकास करना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। इस बात का भी अध्ययन करता है कि कौन कौन से सोर्स हैं और उनका उपयोग कैसे हो रहा है और संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से हो रहा है। ये भावी मानव की पीढ़ी जो आ रही है वो उसका अच्छे से उपयोग कर पाए, जिससे उसका विकास में और वृद्धि कर सके। अतः संसाधनों का उपयोग या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास के लिए जो भी अपन संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं वो मानव या पर्यावरण के साथ में सामंजस्य बैठा करके इसका उपयोग कर सकता है। अतः संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना या संसाधनों का जितनी आवश्यकता उतना ही उपयोग करना या पर्यावरण के साथ में सामंजस्य बैठा करके मानव संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का नियोजन लगातार रूप से करता जा रहा है। आपने देखा होगा जो जीवाश्म ईंधन है उनको अतिदोहन के रूप में लगातार रूप से अपन उपयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो भावी पीढ़ी के लिए जीवाश्म ईंधन खत्म होने की कगार पर है। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी संसाधन अपन जो निकालते हैं, व्यवहार करते हैं, खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं या जिनका अपन उपयोग करते हैं, उनका नियोजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहें या बचा रहे। इसको अपन सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो संसाधनों को उपयोग करके उनका संसाधनों की जो प्रकृति उसकी दृष्टि से उनको नियोजन के रूप में भी प्रयोग में लाना चाहिए। अतः संसाधनों का उपयोग मानव और भूमि का अनुपात एक प्रकार का होना चाहिए। संसाधन शोधन की बेस्ट नीति होनी चाहिए, अच्छी विधि या प्रविधि होनी चाहिए तथा मानव की उन्नति का ढंग किस प्रकार से विकास करता है उसका भी इसमें शामिल किया जाता है। अतः मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का नियोजन को महत्वपूर्ण एक कारक माना गया है, जिसमें मानव और भूमि के बीच में या मानव जहाँ जहाँ निवास कर रहा है या जहाँ जहाँ संसाधन है उनका दोहन करके अपना नियोजन करके वृद्धि और विकास में योगदान लगातार रूप से करता जा रहा है। संसाधन जो निकाले जा रहे हैं उसको प्रोसेसिंग करके उनको मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में उसको सेल भी किया जा रहा है, जिससे मानव या आर्थिक तंत्र भी मजबूत होता जा रहा है। अतः संसाधनों का उपयोग करके मानव कच्चे माल का उपयोग करके अपना मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण सामग्री निर्मित करके बाजार में जो माल सेल करता है उससे जो अर्थ या जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे मानव का आर्थिक विकास लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। अतः मानव उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है और मानव की जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति भी लगातार रूप से होती जा रही है, जिससे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको भी विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका भी उपयोग करने में फायदा साबित होगा। अगला, वातावरण के तथ्यों का कालिक वितरण। समय के साथ साथ हर चीज़ की उपयोगिता में व उपयोग लेने के तरीके में तकनीकी में परिवर्तन होता रहता है। इस सारे परिवर्तनों को अलग अलग संसाधनों पर संदर्भ में अध्ययन करना मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। जिस प्रकार से मानव का विकास हो रहा है, समय समय या प्राचीन काल से अभी या आदिम काल से वर्तमान काल तक मानव जो विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, उद्योग के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, तो लगातार रूप से हर तकनीक के साथ साथ या परिवर्तन के साथ साथ या कालिक परिवर्तन के साथ साथ संसाधनों को अलग अलग उपयोग के संदर्भ में मानव अध्ययन क्षेत्र में भी लगातार रूप से विकास होता जा रहा। तो अपन कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में भूमि का जल मानव के साथ बहुत ही गहरा संबंध और बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन काल में भूमि के जल का उपयोग कुएं के द्वारा किया जाता था। 5000 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो भूमि के जल के लिए रेत बनाते थे,
फिर धीरे धीरे हेडपम्प का निर्माण व उपयोग होने लगा। बाद में 1970 के दशक में नलकूप व ट्यूबवेल का निर्माण भूमि के जल दोहन में होने लगा। अतः सभी क्रियाकलाप समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। इस प्रकार पहिए के आविष्कार के बाद गाड़ियां, बस चलने लगी। अतः हम समय के साथ साथ तकनीकी में परिवर्तन होने लगा, जिससे कालिक परिवर्तन कहा जा सकता है। अब हम उदाहरण के रूप में ये समझ सकते हैं, मानव का जो जल के साथ में संबंध वो आदिम काल से है। आदिम काल मानव पहले है बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से या रेत के द्वारा पानी निकाल करके अपनी सिंचाई करते थे, कृषि करते थे प्राचीन काल में। या अपन ये कह सकते हैं 1970 के दशक के पहले या देश आज़ाद होने से पहले मानव पानी का उपयोग या मानव अपने पानी के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए रेत का प्रयोग करते थे, जो बैलगाड़ियों के द्वारा चलता था। उसके बाद धीरे धीरे 1970 में तकनीक का विकास हुआ। तकनीक का विकास होने के कारण मानव ने विभिन्न जगहों पर या समय के साथ साथ विभिन्न जगहों पर हैंडपम्प के द्वारा पानी का जो निकासी की, उसकी प्रक्रिया पर प्रारंभ की, जिससे सिंचाई के साथ साथ कई जगह पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था। वर्तमान में भी हैंडपम्प के द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान 1970 के दशक के बाद में मानव ने लगातार और समय के साथ तकनीक विकास होने के कारण लगातार रूप से नए नए आविष्कार होने से नलकूप, कुएं या ट्यूबवेल का निर्माण किया, जिससे सिंचाई की सुविधा के साथ साथ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। कृषि का विकास भी तेज़ गति से हो रहा है, क्योंकि उनको नियमित रूप से पानी की सप्लाई होती जा रही है। आपको पता है वर्षा के अभाव में सिंचाई की सुविधा के कारण फसलों का उत्पादन किया जाता है। अतः तकनीक के विकास के साथ साथ या मानव के विकास के साथ साथ लगातार रूप से मानव ने धीरे धीरे अपना कालिक परिवर्तन के साथ विकास लगातार रूप से करता जा रहा है। इसी प्रकार प्राचीन काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद विभिन्न प्रकार के जो चलने वाली परिवहन की गाड़ियाँ हैं, बस से उनका विकास हुआ। इनके विकास के साथ साथ में मानव का विकास भी तेज़ गति से होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ मानव भूगोल का अध्ययन, जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ, उसी प्रकार से मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का भी विकास तेज़ गति से होने लगा, जिसको अपन कालिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला, क्षेत्रीय स्थानिक संगठन। क्षेत्रीय स्थानिक संगठन में अलग अलग क्षेत्र में किसी विशेष संसाधन से विकास हुए है या किसी भी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है कि वो वहाँ विशेष स्थान के अलावा और कहीं नहीं है, तो वहाँ पर एक विशेष संगठन बन जाता है, जिसे क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। तो संपूर्ण प्रवृत्तियों पर जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय संगठन बने हैं, इन क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन करना, वे कारण वे प्रभावों का अध्ययन करना मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में प्रमुखता से सम्मिलित किया जाता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ जहाँ संसाधनों की दृष्टि से वो चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वहाँ विशेष प्रकार का एक संगठन बन जाता है, जिसको क्षेत्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। या अपन कह सकते हैं कि जहाँ संसाधन उपलब्ध है, जहाँ मानव अपना विकास और वृद्धि कर सकता है, तो उस क्षेत्र विशेष का एक विशेष विकास हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि संसाधन जहाँ उपलब्ध हैं, जहाँ धनी है संसाधनों की दृष्टि से कोई प्रदेश या कोई संगठन, तो वहाँ क्षेत्रीय विकास तेज़ गति से होगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार की सोने की खानें हैं, तो वो सोने की खानें एक प्रकार का संसाधन होने के कारण वहाँ तेज़ गति से विकास हुआ। उन शहरों का भी तेज़ गति से विकास हुआ। वहाँ रहने वाली मानव जाति का भी तेज़ गति से विकास हुआ। उसी प्रकार से अपन में कह सकते हैं कि जैसे जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है या उपजाऊ मैदान है, तो एक क्षेत्र विशेष में विशेष गति से पॉपुलेशन निवास करके उनको विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वहाँ उनका क्षेत्रीय संगठन तेज़ गति से विकसित हो रहा है, या उनका एक संगठन बन गया, या एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका वो उपयोग अपने वृद्धि और विकास में लगातार रूप से करता जा रहा है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र है वो मानव और पर्यावरण के साथ में या मानव वर्ग और या मानव समाज के साथ में लगातार रूप से समता के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है, या फिर मानव की समता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करके मानव लगातार रूप से अपने विकास और वृद्धि को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है, जिसमें निरंतर नवीन तत्वों का समावेश हो रहा है, तथा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में भी लगातार रूप से विस्तार होता जा रहा है। ओके।